तो बेटा देखो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है adrenal gland एंड इट्स हार्मोन्स और साथ में उसके डेफिशिएंसी डिजीज एंड फाइनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चैप्टर रहने वाला बेटा हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। adrenal gland कैसा दिखता है सबसे पहले देख लो, है ना। दिस इज adrenal gland। जब आप क्रॉस सेक्शन को देख रहे हो तो आपको दिख रहा है ये बीच में एक चीज है जिसको हम बोलते हैं मेड्यूला और बाहर में येलो वाला जो चीज है इसको हमने बोला है कॉर्टेक्स। अगर हम मेडुला की बात करें तो मेडुला बेटा पिट्यूटरी के रेगुलेशन में नहीं आता है। इट इज अंडर डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फैट को तोड़ के हम ग्लूकोज बना दें या प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनाएं और अमाइनो एसिड को फिर हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लें तो सेल के अंदर इन एक्सट्रीम कंडीशंस हम फैट से भी ग्लूकोज बना सकते हैं या अमाइनो एसिड से भी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन दिस अमेजिंग पेन किलर सीरीज ऑन नीट चैलेंजर। तो बेटा देखो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है adrenal gland एंड इट्स हार्मोन्स और साथ में उसके डेफिशिएंसी डिजीज एंड फाइनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। चैप्टर रहने वाला बेटा हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन और इसका रहने वाला है ये लेक्चर नंबर 3, है ना। पहले हम लोगों ने बात की थी हार्मोन्स एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर हम लोगों ने बात की थी बेटा पिट्यूटरी एंड इट्स हार्मोन्स और आज हम लोग बात कर रहे हैं adrenal gland एंड इट्स हार्मोन्स के बारे में, है ना। चलिए, तो क्या क्या करने वाले हैं adrenal gland एंड इट्स हार्मोन्स, फिर हम लोग बात करेंगे बेटा डिसऑर्डर्स एंड फाइनली हम लोग करेंगे बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। फटाफट देखना चालू करते हैं बेटा। adrenal gland कैसा दिखता है सबसे पहले देख लो, है ना। दिस इज adrenal gland, है ना। पहले फोटो दिखा देता हूं फिर हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं adrenal gland। adrenal gland, है ना बेटा। चलिए, सबसे पहली चीज देखो बेटा adrenal gland कहां पर है, फोटो दिखा देता हूं आपको, है ना। ये एनसीईआरटी की फोटो है बेटा। दिस इज योर किडनी, है ना। और किडनी के ऊपर ये आपको दिख रहा है दिस वन, थोड़ा दूसरे कलर से दिखाता हूं, ये वाला। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है बेटा। दिस इज योर adrenal gland, ये है आपका adrenal gland। कहां प्रेजेंट है बेटा, above द किडनी, है ना। किडनी हमारे पास कितनी है, 2 है। तो हर किडनी के ऊपर एक एक क्या है adrenal gland, यानी कि अगर मैं नंबर की बात करूं तो कितने होते हैं, 2। पोजीशन कहां है, इट इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। बात समझ में आ रही है। और इसीलिए adrenal gland का एक दूसरा भी नाम है, हम इसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रा क्योंकि ऊपर है, रीनल किडनी के लिए, सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, तो adrenal gland या इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो या तो हम इसको बोलते हैं adrenal ग्लैंड या फिर हम इसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। क्लियर है, ओके। आइए तो लिखना चालू कर देते हैं बेटा फटाफट। adrenal ग्लैंड नंबर कितने होते हैं बेटा, 2, यानी कि पेयर्ड ग्लैंड है ये। 1 पेयर है ना, 2 है, 1 पेयर है, पेयर्ड ग्लैंड है ये। ठीक है, लोकेशन कहां है, लोकेशन बेटा इसका, वन ऑन ईच किडनी, 1 ऑन ईच किडनी। देयरफॉर adrenal ग्लैंड को हमने और क्या बोला है, को और हम बोलते हैं बेटा सुप्रा रीनल ग्लैंड। बात समझ में आ रही है, यस। जब आप इस ग्लैंड के स्ट्रक्चर को देखते हो, एनाटॉमी को देखते हो, है ना, तो आपको क्या दिखता है बेटा, जरा ध्यान से देखो, है ना। तो ये एक क्रॉस सेक्शन है बेटा adrenal ग्लैंड का, adrenal ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन है ना। दिस इज टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ adrenal ग्लैंड, या जिसको हम बोल देते हैं क्रॉस सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, अब देखो जब आप क्रॉस सेक्शन को देख रहे हो तो आपको दिख रहा है ये बीच में एक चीज है जिसको हम बोलते हैं
मेड्यूला, और बाहर में येलो वाला जो चीज है इसको हमने बोला है कॉर्टेक्स, adrenal cortex and adrenal medulla. So beta, it is divided into two parts, outer adrenal cortex and inner adrenal medulla. बात समझ में आ रही है? Yes. मजेदार एक चीज बताता हूं बेटा, ये जो मेडुला है वो एक्चुअली में एक तरह का मॉडिफाइड न्यूरल टिश्यू है. इट इज अ मॉडिफाइड न्यूरल टिश्यू, नर्वस टिश्यू है ये, ठीक है. और नर्वस टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मल. याद रख लीजिएगा. मेडुला क्या है बेटा? तो मेडुला इज मॉडिफाइड न्यूरल टिश्यू, ठीक है. और इसीलिए इसका ओरिजिन कैसा है? एक्टोडर्मल ओरिजिन, क्योंकि सारे के सारे न्यूरल टिश्यू का ओरिजिन कैसा होता है बेटा? एक्टोडर्मल. तो ये भी कैसा है? एक्टोडर्मल ओरिजिन का. आप बोलोगे सर फिर कॉर्टेक्स किस ओरिजिन का है? मीजोडर्मल ओरिजिन का है. कॉर्टेक्स का कैसा होता है बेटा? मीजोडर्मल ओरिजिन. बात समझ में आ रही है? यस. तो इस चीज को फटाफट पॉइंट्स में लिख देते बेटा, जल्दी से आ जाओ, है ना. तो बेटा देखो, एनाटॉमिकली जो हमारा अड्रीनल ग्लैंड है, देखिए बेटा, adrenal gland it is divided into two parts. कौन कौन सा? देखो, एक को हमने बोला है adrenal cortex, ठीक है, और दूसरे को हमने बोला है बेटा adrenal medulla. राइट. अब देखिए बेटा, जो भी हमारा adrenal cortex है ये कैसा है? इट इज आउटर पार्ट. ये कैसा है? आउटर पार्ट ऑफ adrenal gland. अगर हम मेडुला की बात करते हैं तो कैसा होता है? दिस इज इनर पार्ट ऑफ adrenal gland. बात समझ में आ रही है? कॉर्टेक्स की बात करते हैं बेटा, तो ये किस ओरिजिन का है? इट इज ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन. बेटा याद रखना. लेकिन अगर हम मेडुला की बात करते हैं तो ये है क्या बेटा? इट इज अ मॉडिफाइड न्यूरल टिश्यू. और न्यूरल टिश्यू में भी स्पेसिफिकली बेटा ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है. किसका पार्ट है? सिंपैथेटिक न्यूरल टिश्यू है, ठीक है. तो मैं लिख दूं, इट इज मॉडिफाइड sympathetic neural tissue. बात समझ में आ रही है? यस. तो इसीलिए ये किस ओरिजिन का है? एक्टोडर्मल ओरिजिन. एक्टोडर्मल ओरिजिन. एंड देयरफॉर अगर आपसे कोई पूछे कि ओवरऑल अड्रीनल ग्लैंड का ओरिजिन क्या है, तो ओवरऑल अड्रीनल ग्लैंड का ओरिजिन कैसा हो जाएगा बेटा? एक्टोमीजोडर्मल या मीजो एक्टोडर्मल, जो भी बोल दो आप, है ना. तो इट इज मीजो एक्टोडर्मल ओरिजिन. क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? क्यों लिखा जाता है इसको मीजो एक्टोडर्मल ओरिजिन, या आप बोल दो एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन. क्लियर हो गया है? आइए. जब आप अड्रीनल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो अड्रीनल कॉर्टेक्स को डिटेल में हम थोड़ी देर में देखेंगे, है ना. लेकिन एक चीज पहले समझ लो कि जो कॉर्टेक्स है इट इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी. किसके रेगुलेशन में है? पिट्यूटरी के रेगुलेशन में है. ओके. तो
अंडर द रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी। लेकिन अगर हम मेडुला की बात करें तो मेडुला बेटा पिट्यूटरी के रेगुलेशन में नहीं आता है, इट इज अंडर डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ रहे हो, ये डायरेक्टली न्यूरल कंट्रोल में होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है बेटा, फंक्शंस अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। किसमें बेटा? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। मतलब इसका डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन होता है, इसका डायरेक्ट इन न्यूरल रेगुलेशन नहीं होता है, इनडायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन होता है, अंडर रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी है। मतलब क्या है बेटा? दैट इज अंडर इनडायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन। आप बोलोगे सर इनडायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आया। बेटा देखो, पिट्यूटरी खुद किसके अंदर काम करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो जितना भी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना बेटा, ये एक्चुअली में हमारे न्यूरल टिश्यू के अंदर ही तो काम कर रहा है, इजंट इट? बात समझ में आ रही है? क्योंकि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी कंट्रोल करता है रेस्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम को। इसीलिए पिट्यूटरी को आपने बोला है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन हाइपोथैलेमस को आपने बोला है रियल मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, इजंट इट? यानी कि ओवरऑल जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है बेटा, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूरल सिस्टम। इट वर्क्स अंडर द इनडायरेक्टली अंडर द न्यूरल सिस्टम। बात समझ में आ रहा है? तो जितना भी एंडोक्राइन सिस्टम है ये बेटा इनडायरेक्टली न्यूरल कंट्रोल के अंदर ही होता है। बात समझ में आ रही है? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो पिट्यूटरी के अंदर है, मतलब ये इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस से रेगुलेट हो रहा है, यानी कि इनडायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है। लेकिन जो मेडुला है बेटा, ये अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन होता है ऑफ द नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में भी कौन सा कंपोनेंट? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि एएनएस के अंदर होता है, और एएनएस में भी सिंपैथेटिक के अंदर होता है ये। ठीक है, इसीलिए एड्रिनल मेडुला का जो एक्शन होता है वो बहुत ही क्विक होता है ना, इमीडिएट। बात समझ में आ रही है? याद रख लीजिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, देयरफॉर एड्रिनल मेडुला का सबसे क्विकेस्ट रेस्पॉन्स होता है, क्विकेस्ट रेस्पॉन्स among all endocrine system या all endocrine glands। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनमें सबसे क्विक रेस्पॉन्स अगर किसी का होता है तो किसका होता है बेटा? एड्रिनल मेडुला का होता है। विद इन सेकेंड्स काम करता है। बात समझ में आ रही है? यस। आपको कुछ देखा, आप अचानक से चौंके, डरे, और आपके बॉडी में एड्रिनलिन रिलीज हो जाता है। कहां से रिलीज होता है? एड्रिनल मेडुला से। और ये काम सेकंडों में होता है, पलक झपकते होता है। बाकी के जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं ना, वो अपना हार्मोन रिलीज करने में थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन मेडुला बहुत जल्दी करता है, क्विकेस्ट रेस्पॉन्स होता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली न्यूरल सिस्टम के अंदर काम कर रहा है बेटा, और आपको मालूम है कि न्यूरल सिस्टम का रेस्पॉन्स बहुत ही क्विक होता है। समझ गया? यस। आइए, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, दो चीजें आपने पढ़ ली हैं। देखना चालू करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि ये क्या होता है, कैसे होते हैं, एक एक करके, है ना। यहाँ पे आपने डायग्राम देख लिया है, एक एक करके अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। आ जाओ, हेडिंग डाल लो, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स, देखिए बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, अगर आप एड्रिनल कॉर्टेक्स को देखोगे ना, तो बेटा इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। 3 लेयर्स में ये डिवाइडेड है। ओके,
कैसे होता है अभी दिखाता हूँ आपको। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये तीनों लेयर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं और फिर हम लोग इनको लिखेंगे, है ना? तो देखो, सबसे ऊपर मैं डायरेक्टली एड्रिनल कॉर्टेक्स ही बना रहा हूँ बेटा, है ना? तो सबसे ऊपर ना ऐसे कुछ ऐसे फाइब्रोब्लास्ट है बेटा, है ना ये? और यहाँ पे कुछ ऐसे फाइबर्स लगे होते हैं, ये फाइब्रस टिश्यू है, यहाँ पे व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है। दिस इज कॉल्ड कैप्सूल, है ना? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल बेटा। दिस इज कॉल्ड कैप्सूल, जो कि प्रोटेक्टिव इन लेयर होता है सबसे ऊपर, मतलब ग्लैंड को चारों तरफ से ये घेरे रहता है, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ओके, इसके ठीक नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे येलो से मैं बना रहा हूँ ऐसे कुछ बड़े बड़े सेल्स हैं बेटा, है ना? बड़े बड़े सेल्स का एक लेयर है यहाँ पर। ओके, दिस लेयर इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा, बात समझ में आ रही है? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा के नीचे, है ना? अब मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ बेटा, कुछ सेल्स हैं, थोड़े छोटे छोटे सेल्स हैं बेटा, जो कि ऐसे कॉलम के जैसे खड़े हैं। ठीक है बेटा, ऐसे। मैं एक काम करता हूँ, इनको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि समय बच जाए हमारा। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रेजेंट है। ऐसे, इस लेयर को हम बोलते हैं बेटा जोना फेसिकुलाटा, है ना? क्या बोल रहे हैं? जोना फेसिकुलाटा, क्लियर है? तो पहले क्या हो गया? जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर क्या हो गया? जोना फेसिकुलाटा। ओके, अच्छा, फेसिकुलाटा में एक एस आएगा यहाँ पे बेटा, इसको करेक्ट कर देता हूं मैं। जोना फेसिकुलाटा, और इसके ठीक नीचे एक और लेयर है बेटा, जो कि कुछ ऐसे सेल्स का है। मतलब एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ बेटा, है ना? इसको हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। ऐसा नेट जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम बोल देते हैं बेटा जोना रेटिकुलरिस। बात समझ में आ रही है? तो ये तीन लेयर हैं किसके बेटा? अड्रीनल कॉर्टेक्स के। ये तीनों मिल करके कहलाते हैं बेटा अड्रीनल कॉर्टेक्स। अड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है? ये है अड्रीनल कॉर्टेक्स बेटा, समझिएगा। दिस इज अड्रीनल कॉर्टेक्स। दिस, ये ऊपर वाला कैप्सूल अलग है। कैप्सूल इज द प्रोटेक्टिव लेयर। कैप्सूल क्या है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? मैं यहां लिख देता हूं यार, है ना? कैप्सूल किसका बना है? WFCT का, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि क्या है? एक तरह का प्रोटेक्टिव कवरिंग है।
समझ में आ रहा है? यस। अब देखो, अब जहां पे कॉर्टेक्स खत्म होता है उससे उसके नीचे क्या चालू होगा? मेडुला। सबसे अंदर में क्या है? मेड्यूला। तो मेडुला के ऐसे बड़े बड़े सेल्स है बेटा, जिनको मैं पिंक कलर से दिखा देता हूं। ओके, मैं इन्हीं को कॉपी कर देता हूं बेटा, बार बार अब बनाना नहीं चाहता हूं मैं। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज योर मेडुला। समझना बेटा, ये हो गया कॉर्टेक्स और ये है मेडुला। अड्रीनल मेडुला। बात समझ में आ रही है? यस। और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा ग्लैंड आपको दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है? यस। अब बेटा समझो, अड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ना, ये बेटा होता है 80 टू 90% और अड्रीनल मेडुला होता है बेटा 10 टू 20% ऑफ द होल अड्रीनल ग्लैंड। तो पूरे अड्रीनल ग्लैंड का 80 टू 90% पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स। ठीक है, ओनली 10 टू 20% क्या है? मेड्यूला। बात समझ में आ रही है? अब एनसीईआरटी का जो डायग्राम है ना बेटा, ये है कंफ्यूजिंग। देखो, इस डायग्राम को देखो, पता चल रहा है कि मेडुला सिर्फ 10 से 20% है, कॉर्टेक्स 80 टू 90% है। ये बात पता नहीं चल रही है, तो इस डायग्राम से डिस्गाइज नहीं होना है आपको। बात समझ में आ रहा है? इस डायग्राम से डिस्गाइज नहीं होना है। मेडुला is only represented by 10 to 20% inner mass of the adrenal gland, whereas cortex is 80 to 90% of the outer part. समझ गया? सबसे बाहर क्या है? कैप्सूल, जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का प्रोटेक्टिव लेयर होता है। समझ गया? यस बेटा। चलो, तो अड्रीनल कॉर्टेक्स की बात कर रहे थे ना, तो अड्रीनल कॉर्टेक्स क्या बेटा? फॉर्म्स 80 to 90% पार्ट ऑफ अड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, divided into three parts, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा एंड रेटिकुलरिस। सबसे ऊपर के तरफ ग्लोमेरुलोसा, उसके अंदर में फेसिकुलाटा, सबसे इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स इज रेटिकुलरिस। ओवरऑल अड्रिनल ग्लैंड का इनर मोस्ट पार्ट इज मेडुला। कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ में आ रही है? यस। अब देखो बेटा, ये जो तीन पार्ट्स है ना, ये सब अलग अलग तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे हार्मोन्स जो होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, सब स्टेरॉइडल इन नेचर होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये बेटा कोलेस्टेरॉल से डिराइव होते हैं। ये सब क्या है? स्टेरॉल्स हैं। इन सब में स्टेरॉल न्यूक्लियस होता है, जो कहां से मिलता है हमें? कोलेस्टेरॉल से। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, अड्रिनल ग्लैंड secretes 30 to 40 steroidal hormones, steroidal hormones कलेक्टिवली कॉल्ड, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा? कलेक्टिवली कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा इनको? कॉर्टिकोइड्स। क्या बोलते हैं? या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं बेटा? कॉर्टिकोइड्स। बात समझ में आ रही है? कॉर्टिकोइड्स। क्लियर हो गया? याद रख लीजिएगा, 35 30 टू 40 है, मतलब 35 टू 40 होता है एग्जैक्ट नंबर। ये सारे के सारे हार्मोन्स एक्टिव नहीं होते हैं। इनमें से सिर्फ 7 टू 8 हार्मोन्स हैं जो कि एक्टिव होते हैं, बाकी के सब क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख दूं मैं लिख देता हूं, ध्यान से बेटा देखिएगा, स्टार करके लिख रहा हूं। आउट ऑफ 30 to 40 corticoids, only 7 to 8 are active hormones. तो रिमेनिंग क्या है?
रिमेनिंग आर इनएक्टिव फॉर्म्स, या मैं लिख दूं सिर्फ इनएक्टिव, तो रिमेनिंग क्या होते हैं? इनएक्टिव। सिर्फ 7 to 8 जो है वो एक्टिव होते हैं, बाकी के सब क्या होते हैं? इनएक्टिव। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स यहां पे लिख देता हूं बेटा, ध्यान रखना। ऑल कॉर्टिकॉइड्स, जितने भी कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स होते हैं ये सब हैं क्या? स्टेरॉइड हार्मोन्स। ये सब क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन्स है, और इसीलिए ये सब क्या होंगे? लिपिड सॉल्युबल। ऑल कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं बेटा? दिस आर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। ठीक है, ये सारे के सारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, और इसीलिए इन सब का रिसेप्टर कहां होगा? इंट्रासेलुलर। ठीक है, और इसीलिए इनका क्या होगा? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। क्योंकि कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रही है? जितने भी कॉर्टिकॉइड्स होते हैं इन सब का प्रिकर्सर, मतलब जिनसे ये बनता है, प्रिकर्सर क्या होगा? कोलेस्टेरॉल। याद रखना बेटा, इन सब का प्रिकर्सर कौन है? कोलेस्टेरॉल। और इसीलिए मैं बोलता हूं ना, कोलेस्टेरॉल भी जरूरी है हमारे लिए, है ना। जो लोग बोलते हैं ना बैड कोलेस्टेरॉल, बैड कोलेस्टेरॉल, बैड कोलेस्टेरॉल, बेटा देखो, कोलेस्टेरॉल अगर अपने लिमिट से ज्यादा हो जाए तब वो बैड है। लिपिड से अगर अपने नॉर्मल लेवल से आपकी बॉडी में कोलेस्टेरॉल कम हो जाए ना, तो ये भी हानिकारक होता है। ठीक है, तो कोलेस्टेरॉल हमें चाहिए भाई, हमेशा कोलेस्टेरॉल बुरा नहीं होता, बस जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तभी बुरा है। क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्योंकि कोलेस्टेरॉल इज द प्रिकर्सर फॉर मेनी ऑफ आवर हार्मोन्स। विटामिन डी, समझ रहे हो, इवन विटामिन डी के लिए हमारा प्रिकर्सर कौन होता है? कोलेस्टेरॉल। तो कोलेस्टेरॉल भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जितने भी आपके 3 लेयर्स हैं, है ना, ये सब मिल करके आपके 30 to 40 स्टेरॉइडल हार्मोन्स यानी कि कॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब कौन से लेयर से क्या सिक्रीट होता है, क्या होता है, फटाफट एक बार देख लेते हैं। आइए देखना चालू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। तो देखो बेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा क्या सिक्रीट करता है? याद रख लीजिएगा, फॉर्म्ड बाय लार्ज cells, large upper layer of cells, है ना, ऊपर वाले सेल्स की लेयर है बेटा। जोना ग्लोमेरुलोसा के सेल्स सिक्रीट क्या करते हैं बेटा? सिक्रीट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, जो ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन, उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं बेटा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सिक्रीट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ना, these are a collection of hormones जिसमें सिर्फ एक ही एक्टिव फॉर्म होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, समझिएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में लिख रहा हूं मैं। आर corticoids that are involved in maintaining mineral ions, that is electrolyte। मिनरल आयंस को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। एंड वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कॉर्टिकॉइड्स जो कि हमारे बॉडी में मिनरल आयन के कंसंट्रेशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर, है ना, मिनरल आयंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयंस
के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। है ये कॉर्टिकॉइड्स ही, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या होंगे? लिपिड सॉल्युबल होंगे। इन सब का प्रिकर्सर क्या होगा? कोलेस्टेरॉल। तो ये हैं एक तरह के कॉर्टिकॉइड्स, लेकिन ऐसे कॉर्टिकॉइड जो हमारी बॉडी में मिनरल बैलेंस में हेल्प करते हैं, उनको हमने क्या बोल दिया? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। कहां से रिलीज हो रहे हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा। बात समझ में आ रही है? यस। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड याद रखना बेटा, ओनली एक्टिव मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा होता है बेटा? दैट इज एल्डोस्टेरॉन। क्या होता है बेटा? एल्डोस्टेरॉन। द ओनली एक्टिव मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरॉन। बात समझ में आ रही है? यस। आइए अब देखो बेटा, ये एल्डोस्टेरॉन काम कैसे करता है, क्या है, नहीं है, थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं एल्डोस्टेरॉन के बारे में। वैसे तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, जरा सा देख लो। हम लोग बात करते हैं एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन के बारे में थोड़ा सा देख लो बेटा। एल्डोस्टेरॉन को हम बोलते हैं बेटा सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। हमने क्या बोला बेटा? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। याद कीजिए, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, है ना, जब हम रास सिस्टम पढ़ रहे थे बेटा, है ना। तो एल्डोस्टेरॉन करता क्या है? एल्डोस्टेरॉन बेसिकली जाकर के फंक्शन करता है ऑन द लैटर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स, मतलब ऑन द सेल्स ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, और वहां से बेटा ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, पोटाशियम और फॉस्फेट का सिक्रीशन करवाता है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। समझे? यस। तो बेटा एल्डोस्टेरॉन करता क्या बेटा? एल्डोस्टेरॉन promotes reabsorption of sodium ions and secretion of potassium ions as well as phosphate ions। बात समझ में आ रही है बेटा? यानी कि जब एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है एंड सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम एज वेल एज फॉस्फेट आयंस होता है, यानी कि पोटेशियम और फॉस्फेट का सिक्रीशन हो जाता है। ठीक है, तो ये इस चीज को प्रमोट करता है थ्रू डीसीटी एंड सीडी कलेक्टिंग डक्ट सेल्स ऑफ नेफ्रॉन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो प्रमोट्स क्या करता है बेटा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड सिक्रीट promotes the secretion of potassium as well as phosphate ions through DCT and CD cells of nephron। कैसे करता है? याद रख लीजिए बेटा, इसी में लिख देता हूं, by stimulating, या मैं लिख दूं increasing the activity of sodium potassium pumps। sodium potassium pumps present on DCT and CD cells। बात समझ में आ रही है? तो ये सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को बढ़ा देता है भाई। समझ में आ रहा है? यस। और अगर बेटा समझो, अगर सोडियम का लेवल बढ़ेगा, सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, तो ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ेगा। सोडियम सॉल्ट का लेवल बढ़ रहा है ब्लड में, यानी कि सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन हो गया ये, क्योंकि
हमारे बेटा बॉडी फ्लूइड में, हमारे ब्लड में मेजर सॉल्ट क्या है? सोडियम आयन। समझ रहे हो? तो ये जो सोडियम आयन है इसी का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है, हमारे ब्लड में से इसके लॉस को प्रिवेंट कर रहा है। अगर अल्ट्राफिल्ट्रेशन में कुछ सोडियम निकल भी गया है तो उसको ये वापस रीअब्सॉर्ब करा के ला रहा है ब्लड में, यानी कि ब्लड से सोडियम का लॉस नहीं होने दे रहा है, रीअब्सॉर्ब करा रहा है, सॉल्ट को रिटेन करा रहा है ब्लड में, इसीलिए इसका नाम है सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। और अगर सोडियम रिटेन होगा तो बेटा ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन होगा, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होगा। बात समझ में आ रही है? 10 it leads to increase in blood sodium level, blood volume, blood pressure, ये सब करवाता है। क्लियर है? यस। यानी कि बेटा समझो कि अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन हो तो क्या होगा, बेटा समझना। हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन विल लीड टू, क्या लीड करेगा बेटा? हाइपरनेट्रेमिया will lead to increased blood sodium level, और इसी कंडीशन को बेटा हम बोलते हैं हाइपरनेट्रेमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, नेट्रियम वर्ड इज फॉर सोडियम, है ना? नेट्रेमिया कहां? ब्लड में, इसीलिए वर्ड क्या लग गया? एमिया, हाइपरनेट्रेमिया। समझ गया? अच्छा, अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन होगा तो बेटा देयर विल बी इंक्रीज्ड लॉस ऑफ पोटेशियम, तो इट विल लीड टू इंक्रीज्ड लॉस ऑफ पोटेशियम, और इसकी वजह से क्या होगा बेटा? हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया ई आएगा बेटा, है ना? कैलीमिया। बात समझ में आ रही है क्या? यस। ओके, तो ये सारी चीजें भी होती हैं बेटा, ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज समझो, अगर ब्लड सोडियम लेवल ज्यादा है तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना? तो इट विल ऑल्सो लीड टू इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। यानी कि अरे इंक्रीज ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं यार? हाइपरटेंशन, है ना? क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। तो ये सब होगा बेटा अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन हो जाए। अगर हाइपो हो जाए तो उल्टा हो जाएगा यार, समझिए। हाइपो सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, दिस विल लीड टू व्हाट? लो ब्लड सोडियम लेवल, यानी कि हम इसको क्या बोल देंगे? हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया, नेट्रेमिया। बात समझ में आ रही है? इससे और क्या हो जाएगा? इंक्रीज्ड ब्लड पोटेशियम लेवल, हम इसको क्या बोल देंगे? हाइपर कैलीमिया, जो कि हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, नॉट गुड फॉर हार्ट, नॉट गुड फॉर हार्ट। याद रखना बेटा, हार्ट अटैक करवाता है ये, ठीक है? यस। और क्या होगा बेटा? देयर विल बी रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपोटेंशन। यस, समझा? यस, याद रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दैट इज एल्डोस्टेरॉन। समझ गया? जोना ग्लोमेरुलोसा क्या सिक्रीट करता है बेटा? इट सिक्रीट्स अ वाइड रेंज ऑफ कॉर्टिकॉइड्स, जिन सबको कलेक्टिवली हमने बोला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, क्योंकि ये हमारे बॉडी में मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये सब इनएक्टिव है, सिर्फ एक ही एक्टिव फॉर्म है इसका, दैट इज एल्डोस्टेरॉन। समझ गया? ओके बेटा, आइए दूसरा हम लोग बात करते हैं, सेकंड, है ना? हमने बात कर ली जोना ग्लोमेरुलोसा की, अब हम बात करते हैं बेटा
सेकेंड लेयर की, दैट इज जोना फैसिकुलाटा, जोना फैसिकुलाटा। ठीक है बेटा, मिडिल लेयर है ये। ठीक है, यहां पे छोटे सेल्स हैं लेकिन दे आर अरेंज्ड लाइक अ कॉलम, composed of small oval cells arranged like a column या पिलर। ठीक है, जोना फेसिकुलाटा, बात समझ में आ रही है? तो फैसिकल्स बंडल्स में है, लंबे लंबे बंडल्स में प्रेजेंट है बेटा, ये पिलर जैसे प्रेजेंट है। ठीक है, मिडिल लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये। क्या है बेटा ये? मिडिल लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ये क्या सिक्रीट करता है बेटा? सिक्रीट्स वाइड वैरायटी ऑफ कॉर्टिकॉइड्स, जिनको कंबाइंडली हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, राइट? सिक्रीट्स ऑफ, क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ corticoids that play role in carbohydrate metabolism, in carbohydrate metabolism, hence called, क्या बोलते हैं बेटा इनको? इनको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। समझिए बेटा, सिंस ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहे हैं ना, इसीलिए ऐसे कॉर्टिकॉइड्स को हमने क्या बोला है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। समझ गया? तो हैं ये भी कॉर्टिकॉइड्स। ओके, अब इनमें से भी बहुत सारे कॉर्टिकॉइड्स इनएक्टिव होंगे, एक्टिव फॉर्म्स तो कम ही होंगे। कौन कौन से हैं दिखाता हूं आपको। देखिए बेटा, एक्टिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन कौन से होते हैं बेटा? सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बेटा याद रख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मोस्ट इफेक्टिव, या हम लोग लिख दें पोटेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा रिलीज होने वाला क्या है बेटा? कॉर्टिसोल। क्या कॉर्टिसोल ही है सिर्फ? नहीं बेटा, कॉर्टिसोल के अलावा और भी तो होते हैं, जैसे कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये भी होते हैं बेटा, ये भी फंक्शनल होते हैं, लेकिन ये इतने पोटेंट नहीं होते हैं जितना कॉर्टिसोल होता है। समझ में आ रहा है? तो एक्टिव फॉर्म्स कौन कौन से हो गए? कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये सब के सब क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एक्टिव फॉर्म्स होते हैं ये। चमका? यस। आइए अब देख लेते हैं कि ये करते क्या है, कैसे काम करते हैं, है ना? इनका फंक्शन देख लेते हैं। तो पढ़ लेते हैं बेटा, इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना, कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या इफेक्ट होता है। चलिए यहीं पे लिखते हैं, यहीं से चालू करते हैं। आ जाओ। इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, समझना बेटा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के इफेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहला इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट है ना, 1 2 3 करके लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहला इफेक्ट क्या है बेटा? तो इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या स्टिमुलेट कर बेटा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैंने बोला था ना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इनका रोल है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये कर क्या रहे हैं? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं।
याद रखिएगा, इससे कई बार सवाल पूछा गया है ना। स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो। ग्लूको मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लूकोज। नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन, लेकिन किसी नए सबस्ट्रेट से, मतलब कार्बोहाइड्रेट, जैसे जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ना बेटा, मान लो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये जब टूटता है तो क्या देता है, ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, ग्लाइकोजन को तोड़ दो। हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन पहले से प्रेजेंट है, अगर हम उसको तोड़ेंगे, मतलब ग्लाइकोजन का लाइसिस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेंगे तो तुरंत हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो आम चीज है भाई, एक पॉलीसेकेराइड को तोड़ के आपने मोनोसेकेराइड ले लिया, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर हम इसी ग्लूकोज का फॉर्मेशन किसी कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड से ना करते हुए किसी नए सोर्स से करें, तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर हम, समझना बेटा, अगर हम ग्लाइकोजन को तोड़ के बॉडी में ग्लूकोज बना रहे हैं, that process is called glycogenolysis. That is the most common way of glucose formation, glucogenesis. Glucogenesis is nothing but glycogenolysis, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन किसी नए सोर्स से करें, मतलब किसी सोर्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट से करें, जैसे कि फैट को तोड़ के हम ग्लूकोज बना दें, या प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनाएं और अमाइनो एसिड को फिर हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लें, पॉसिबल होता है बेटा, है ना। तो सेल के अंदर इन एक्सट्रीम कंडीशंस हम फैट से भी ग्लूकोज बना सकते हैं, या अमाइनो एसिड से भी, यानी कि प्रोटीन से, इनडायरेक्टली प्रोटीन से भी हम ग्लूकोज बना सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। बात समझ में आ रही है। या लैक्टिक एसिड से हम ग्लूकोज बनाने लगे, वो भी पॉसिबल है, तो हम इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस है क्या बेटा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एनी अदर सोर्स, या एनी सोर्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कॉमा करके लिख रहा हूं बेटा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लैक्टिक एसिड और फैटी एसिड्स, मतलब इनडायरेक्टली लिपिड से बेटा, या फिर अमाइनो एसिड मतलब इनडायरेक्टली प्रोटीन से। तो हम इस चीज को क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम बोल देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ गया, हाँ जी बेटा। और अगर बेटा समझो कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड से ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाया जा रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड आ रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा है, तो ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, बढ़ेगा ना यार। यस, सो इसकी वजह से होता क्या बेटा, दिस लीड्स टू increased blood sugar level। बात समझ में आ रही है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, इसीलिए हम ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स को क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। मतलब ये क्या करवा रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। बात समझ में आ रही है बेटा, मैं जरा ठीक से लिख देता हूं, बच्चों को कहीं एल ना लगे। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि मैं लिख दूं क्या, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या है बेटा, इज हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। चमक गया, यस बेटा, बिल्कुल चमक जाना चाहिए आपको, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए ये सारी चीजें, है ना। तो ये क्या होता है बेटा, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, थ्रू स्टिमुलेटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि बॉडी में फैट, अमाइनो एसिड या लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बनवाने लगता है, तो ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकली बेटा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यस, ओके।
और क्या करवाता है बेटा, इधर देखिए, मैं इधर लिख देता हूं, अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं लिख देता हूं सेकंड, स्टिमुलेट्स लिपोलिसिस, लिपोलिसिस, हाँ भाई ये फैट को तोड़वाता है, लिपोलिसिस को इंड्यूस करता है यार। और ये बात सही भी तो है, अगर मुझे ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फैटी एसिड चाहिए, और फैटी एसिड के लिए हमें लिपिड को तोड़ना पड़ेगा ना यार, और लिपिड को, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लिपिड इज लिपोलिसिस, लिपिड लाइसिस टू ब्रेक, ठीक है। तो ये क्या करवा रहा है बेटा, लिपोलिसिस को इंड्यूस करा रहा है। और क्या करवाता है बेटा, समझिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस सिर्फ फैटी एसिड से नहीं, अमाइनो एसिड से भी हो सकता है, और अमाइनो एसिड के लिए हमें प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या करवाएगा, इट ऑल्सो इंड्यूसेस प्रोटियोलाइसिस। समझ रहे हो भाई, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसे रिलेट करके पढ़ो, कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। स्टिमुलेट्स प्रोटियोलिसिस, यानी कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन। अच्छा, प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है ना बेटा, तो अमाइनो एसिड जरूर बनेगा, लेकिन ये अमाइनो एसिड तुरंत ही बाकी के सेल्स लेकर के अपने जरूरत का नया प्रोटीन बनाने लगेंगे। हमें ये तो नहीं करवाना है, हम नहीं चाहते कि इस अमाइनो एसिड से प्रोटीन बने, हम चाहते हैं इस अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बने, और ये काम कुछ स्पेसिफिक सेल्स ही करेंगे हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली लीवर करेगा। तो हम चाहते हैं कि बाकी के जो सेल्स हैं उनके अंदर ये अमाइनो एसिड का अपटेक एंड यूटिलाइजेशन इनहिबिट कर दें, ताकि ब्लड में अमाइनो एसिड का लेवल बढ़ा रहे, और ये अल्टीमेटली लीवर के सेल्स में एंटर करे अमाइनो एसिड, और वहां पे इस अमाइनो एसिड से हम ग्लूकोज बनाएं, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएं। बात समझ में आ रही है। इसीलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इफेक्ट क्या है प्रोटीन पे, तो ये प्रोटियोलाइसिस करेगा, एट द सेम टाइम इट विल इनहिबिट द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। चमका, समझ में आ रहा है बात ये? तो ये एनसीईआरटी ने लिखा है, समझाया नहीं है आपको, बिल्कुल बेटा क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें, है ना। स्टिमुलेट्स प्रोटियोलाइसिस एंड इनहिबिट्स द cellular uptake and utilization of amino acid for protein synthesis। मैं ये जोड़ देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। समझ गया बच्चा? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्या इफेक्ट है समझ में आ गया। एक ही चार्ट में पढ़ो, चार्ट से पढ़ो, चीजों को लिंक करके पढ़ो, हमेशा याद रहेगा। तो तीन यहाँ पे इफेक्ट हो गए बेटा, क्या क्या हो गया, stimulates gluconeogenesis, stimulates lipolysis and stimulates proteolysis. At the same time it inhibits the cellular uptake and utilization of amino acids for protein synthesis। चमका। अब देखो बेटा, एनसीईआरटी कितनी चालाकी से लिखती है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनका ये तीन रोल है। हाँ भाई, ये तीन रोल है जो हर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कर रहा है, मतलब कॉर्टिसोल भी कर रहा है, कॉर्टिसोन भी कर रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉन भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जनरल रोल है। अब इनमें से जो कॉर्टिसोल है वो जनरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इफेक्ट तो देता ही है, साथ में कुछ एडिशनल इफेक्ट भी है जो सिर्फ कॉर्टिसोल शो करता है, कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरॉन शो नहीं करते, ठीक है। तो जो कॉर्टिसोल है उसका कुछ और इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है वो दिखाता हूं, देखिएगा बेटा। कॉर्टिसोल, इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल, है ना। इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल in addition to the general effects of glucocorticoids। बेटा समझना, समझ में आ रहा है। मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो इफेक्ट है वो तो कॉर्टिसोल शो करता ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी इफेक्ट शो करता है जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्टिसोल शो कर रहा है और कोई नहीं शो कर रहा है। क्या है बेटा, देखो सबसे पहला, इट इज इम्यूनोसप्रेसिव। क्या होता है,
इम्यूनो सप्रेसिव होता है, मतलब ये इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। तो लिख दें, ये कैसा है, इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन। ये क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम के इफेक्ट को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, ठीक है, सप्रेसेस इम्यून एक्टिविटी, suppresses immune activity, and therefore cortisol is used in the treatment of allergies। जो भी एलर्जीज होती है ना, एस्थमा वगैरह, उनको ट्रीटमेंट में, उनके ट्रीटमेंट में हम बेटा कॉर्टिसोल का यूज करते हैं। या फिर नाउअडेज इट इज आल्सो यूज्ड इन केस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो जिस रेसिपिएंट ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है, उसके अंदर ऑर्गन फेलियर के चांसेस को कम करने के लिए इम्यूनोसप्रेशन की जरूरत पड़ती है, और वहां पे हम कॉर्टिसोल का यूज करते हैं फॉर इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट, ठीक है। सो इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज एज वेल एज in cases of organ transplantation to minimize the chances of organ rejection, the chances of organ rejection। बात समझ में आ रही बेटा? यस। तो इम्यूनोसप्रेसिव इसकी एक्टिविटी होती है। और क्या होता है बेटा, समझो सेकंड एक्टिविटी इसकी, और क्या होता है बेटा, ये बेटा एंटी इंफ्लामेटरी होता है। क्या होता है, एंटी इंफ्लामेटरी, याद रख लीजिएगा बेटा। कॉर्टिसोल इज एंटी इंफ्लामेटरी। एंटी इंफ्लामेटरी होता है बेटा, मतलब ये इन्फ्लामेशन को इनहिबिट करता है, क्लियर है? हाँ जी बेटा, इट इज एंटी इंफ्लामेटरी, तो इन्फ्लामेशन को कम करता है, और इसीलिए बहुत सारे डिजीजेस जैसे अर्थराइटिस है ना, इडीमा, या फिर और भी तरह के जो इन्फ्लामेटरी डिजीजेस होते हैं, एस्थमा वगैरह, इनके ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, देयरफॉर cortisol is used in या for treatment of edema। इडीमा मतलब होता है बेटा कहीं पे भी जो क्रोनिक स्वेलिंग वगैरह हो जाती है ना, उसको लिखते हैं इडीमा। इडीमा की स्पेलिंग ओ से भी चालू होती है, ई से भी चालू होती है, दोनों ही सही है, ठीक है, इडीमा। या फिर हम लोग बोलते हैं एस्थमा, या फिर अर्थराइटिस एटसेट्रा। जो भी इन्फ्लामेटरी डिजीजेस हैं, उनके केस में हम इसका यूज करते हैं। समझ गया? ओके, चलिए थर्ड। तो हमें ये बात समझ में आ गई। और क्या होता है बेटा इसका थर्ड इफेक्ट, देखो बेटा कि कॉर्टिसोल का और क्या रोल होता है और क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। एंटी इंफ्लेमेटरी, इम्यूनोसप्रेसिव, साथ में ये ब्लड फॉर्मेशन को प्रमोट करता है ना, स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन यानी कि एरिथ्रोपोएसिस, स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन। ये क्या हो रहा है, प्रोडक्शन, दैट इज एरिथ्रोपोएसिस। तो ये एरिथ्रोपोएसिस भी कराता है। और क्या करता है बेटा, इसका और भी कुछ इफेक्ट है, जैसे कि इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी इफेक्ट होता है, इसका किडनी फंक्शन पे भी इफेक्ट होता है। क्या होता है दिखाता हूं। फोर्थ बेटा, कॉर्टिसोल क्या करवाता है बेटा, इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट।
एज वेल एज इट लीड्स टू वेजो कंस्ट्रिक्शन। मतलब इसका रोल कहाँ है? ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, एनसीईआरटी क्या लिखती है बेटा? ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन दी इन मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन। समझ में आ रहा है? तो ये एनसीईआरटी लिखती है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड in maintaining cardiovascular system and kidney function। बात समझ में आ रही है बेटा? ये एनसीईआरटी लिखती है, लेकिन इसका मतलब क्या है वो समझ लो कि कैसे ये रोल ये कैसे काम करता है ना? मैं लिख देता हूं, यहां देखिए बेटा, समझिएगा आप, याद रख लीजिएगा बेटा। कॉर्टिसोल क्या करता है बेटा? इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड causes वेजोकंस्ट्रिक्शन। ये हार्ट रेट को बढ़ा रहा है एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है। ये दोनों चीजें क्या करेंगी बेटा? ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगी। ये दोनों क्या करेंगे बेटा? जब ये दोनों होगा तो इससे क्या होगा? दिस विल लीड टू इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। कॉर्टिसोल ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। बात समझ में आ रही है? यस। तो कॉर्टिसोल का ये फंक्शन हो गया। अब आप बोलोगे किडनी पे इसका क्या रोल है? बेटा किडनी से ना ये सोडियम के रिटेंशन को बढ़ा देता है, वाटर के अपटेक को बढ़ा देता है। समझ में आ रहा है? यस। तो किडनी फंक्शन पे इसका क्या रोल है वो भी दिखाता हूं, चलिए। कॉर्टिसोल क्या करवाता है बेटा? इंक्रीजेज सोडियम अपटेक फ्रॉम किडनी। बात समझ में आ रहा है? तो किडनी से सोडियम अपटेक को क्या करवाता है बेटा? बढ़ा देता है। यानी कि किडनी फंक्शन को भी कहीं ना कहीं बढ़ाता है ये बेटा। ठीक है, तो ये इसका रोल होता है कॉर्टिसोल का। क्लियर हो गया आप बेटा? फंसोगे तो नहीं एनसीईआरटी से? बात समझ में आ रही है? तो बेटा याद रखना, ओवरऑल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में इन जनरल जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसका 3 फंक्शन है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, लिपोलिसिस कराएगा और साथ में क्या करेगा बेटा? प्रोटियोलिसिस। लेकिन अमाइनो एसिड के सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करता है। ये 3 जनरल फीचर हैं किसी भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के। लेकिन इनके अलावा इन एडिशन टू दिस कॉर्टिसोल के और भी कुछ इफेक्ट्स हैं। एक क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव, जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीजेस, है ना, या फिर इन द केस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसके अलावा इसका क्या रोल है? एंटी इन्फ्लामेटरी। इसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, जैसे कि अस्थमा हो गया, इडीमा हो गया, अर्थराइटिस हो गया, इन सब में, राइट। या फिर इसका एक और इफेक्ट क्या है? इट स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन, एरिथ्रोपोइसिस करवाता है, as well as it also regulates या it also plays role in the maintenance of cardiovascular system and kidney function। क्या करता है? लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये सारी जो चीजें हैं ना बेटा, ये कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे स्ट्रेस में हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये जो कॉर्टिसोल है बेसिकली में इट इज गोइंग टू हेल्प आवर लाइफ इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम इसको एक लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो कॉर्टिसोल क्या बेटा? एक लाइफ सेविंग हार्मोन होता है। तो ये चीज मैं यहाँ पे ना कहीं पे बोल्ड हाईलाइट करके लिख देता हूं बेटा, याद रख लीजिएगा। कॉर्टिसोल क्या होता है बेटा? इट इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक है, ये लाइफ सेविंग हार्मोन होता है बेटा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन ये हमारा एरिथ्रोपोइसिस बढ़ा देगा, है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे काम करता है जिससे हमारा जान बच सकता है इन सर्टेन इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये लाइफ सेविंग हार्मोन है, याद रखिएगा। बार बार पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना इसको। क्लियर?
ओके, अब देखो बेटा, ये जो भी हमारे कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल की अगर कमी हो जाए तो क्या हो सकता है, या अधिक हो जाए तो क्या हो सकता है? डिसऑर्डर्स की थोड़ी सी बात करता चलता हूँ यहीं पे, है ना? तो आ जाइए, हम लोग बात करते हैं डिसऑर्डर्स। तो देखो बेटा, एक डिसऑर्डर है, ए करके हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज, ठीक है? थॉमस एडिसन ने इसको सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया था, है ना? और इसीलिए थॉमस एडिसन को हम बोलते हैं फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है? दिस इज एडिसन, नॉट एडिशन। थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब का इन्वेंटर है ना? ये एडिसन है, वो एडिसन है, उनमें ई आता है, इनमें ए आता है। एडिसन्स डिजीज समझिएगा बेटा, एडिसन्स डिजीज, है ना? अ, याद रख लीजिएगा बेटा, डिस्कवर्ड बाय थॉमस एडिसन, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। आ जाइए, जब भी हम एडिसन्स डिजीज की बात करते हैं तो ये क्यों होता है? ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है? अगर कॉर्टिसोल का हाइपोसिक्रीशन होता है तो उससे क्या होता है बेटा, एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज, कैरेक्टराइज्ड बाय, है ना? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय, बेटा समझो, अगर किसी को एडिसन्स डिजीज हुआ है, कॉर्टिसोल का लेवल कम है, तो क्या होगा? सबसे पहली चीज देखिएगा बेटा, इस आदमी में ब्लड शुगर लेवल लो रहेगा, है ना? लो ब्लड शुगर लेवल, ठीक है? तो एनर्जी भी कम रहेगी, है ना? तो इसको होगा वीकनेस। अगर वीकनेस होगी तो साथ में जल्दी थकेगा भी, फटीग। बात समझ में आ रही बेटा? बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का इंबैलेंस होगा, है ना? तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, अच्छा, इसकी वजह से एक और चीज होगी, स्किन की डार्कनिंग होगी, है ना? डार्कनिंग, या मैं बोल दूं हाइपर पिगमेंटेशन, है ना? हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। बात समझ में आ रही हो? तो ऐसा आदमी ना बहुत जल्दी थक जाता है, लेथार्जी होती है ना? यहाँ पे लिख देता हूँ लेथार्जी, बहुत जल्दी थक जाते हैं, वीकनेस होगी, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होगा, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना? तो ये सारी दिक्कतें होती है, क्लियर है? तो ये दीज ऑल आर सिम्टम्स ऑफ एडिसन्स डिजीज, है ना? मोस्टली फीमेल्स वगैरह में ज्यादा होती है, मिडिल एजेस में जाकर के। अच्छा, इसमें एक और बड़ी खास सी चीज होती है, इसमें ना इंसान को नमक खाने की बड़ी क्रेविंग होती है, क्योंकि बॉडी में सॉल्ट इम्बैलेंस हो गया है ना। तो यस, यहाँ पर एक और चीज होती है बेटा, सॉल्ट क्रेविंग, नमक खाने की बड़ी तलब उठती है, समझ रहे हो? तलब उठती है, तो सॉल्ट क्रेविंग्स होती हैं। सो दिस इज एडिसन्स डिजीज, क्यों हो रहा है? हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। चलिए दूसरा डिजीज की बात करते हैं बेटा, सेकंड डिजीज इज कॉल्ड कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम क्यों हो रहा है बेटा? ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन, यस बेटा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या होगा बेटा? कसिंग सिंड्रोम। इसमें होगा क्या बेटा, समझो, हाइपर सिक्रीशन, कॉर्टिसोल का काम क्या था? लिपोलिसिस। अगर ज्यादा कॉर्टिसोल होगा तो ज्यादा लिपोलिसिस होगा, तो बेटा हमारी बॉडी में जो जनरल साइट्स हैं जहां पे फैट डिपॉजिट होता है, वहां से तो फैट टूटेगा,
लेकिन ये फैट यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तो ये जाकर के बॉडी के एबनॉर्मल साइट्स पे बेटा डिपॉजिट होने लगता है ना। तो इसमें होता क्या बेटा, लिपोलिसिस फ्रॉम जनरल sites of fat deposition while, है ना। तो लिपोलिसिस फ्रॉम जनरल साइट्स ऑफ फैट डिपोजिशन, जनरल साइट से फैट टूट गया, लेकिन अब इसका डिपोजिशन क्या होगा, कहां होगा, while deposition of excess fat at unusual sites like face, lips and shoulder, leading to features like कौन कौन सा बेटा, याद रख लेना, फिश माउथ। बेटा समझो, अगर लिप्स पे आकर के फैट डिपॉजिट होने लगे तो लिप्स मोटी हो जाएंगी, बाहर की तरफ निकलने लगेंगी, ऐसा लगेगा जैसे मछली का माउथ है, समझ रहे हो, इसी को बोलते हैं फिश माउथ। क्यों हो रहा है, ड्यू टू एक्सेस फैट डिपोजिशन इन द लिप्स, ठीक है। या फिर क्या होगा बेटा, अगर फैट आकर के चेहरे पे भरने लगे तो चेहरा चारों तरफ से गोल हो जाएगा, मून फेस, ठीक है। और अगर ये एक्स्ट्रा फैट आकर के शोल्डर के इस रीजन में, नेक के नीचे जमा होने लगे, तो ये पूरा फ्लैट रहेगा, नेक फ्लैट रहेगा, लेकिन नेक के नीचे यहाँ पर एक अजीब सा फैटी डिपोजिशन दिखने लगेगा, एक उभार दिखने लगेगी, ऐसा जैसे कि गाय भैंस में होता है ना, या नेक के पीछे एक हम्प होता है, ठीक है, वैसा एक हम्प दिखने लगेगा, इसको हम बोलते हैं बुफैलो हम्प, ठीक है, बुफैलो हम्प। तो ये तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा विच इज फाउंड इन कसिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो क्या क्या बेटा, फिश माउथ, मून फेस एंड बुफैलो हम्प, क्लियर हो गया, यस। तो याद रख लीजिएगा, ये होता है कसिंग सिंड्रोम, क्यों हो रहा है, ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल, याद हो जाएगा बच्चा, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बात कर ली है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड इट्स इफेक्ट और साथ में इसके डिसऑर्डर्स। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं बेटा थर्ड लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, दैट इज जोना रेटिकुलरिस। आ जाओ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जोना रेटिकुलरिस की, थर्ड क्या चल रहा था हमारा, चलिए थर्ड लेयर इज जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस, ये किसका बना हुआ बेटा, कंपोज्ड ऑफ स्मॉल oval cells arranged like a net, समझ में आ रहा है, एक नेट जाल के जैसे बिछे हुए, इसीलिए नाम क्या है, जोना रेटिकुलरिस, समझ में आ रहा है, यस। तो नेट के जैसे पैटर्न में ये अरेंज है, इनर मोस्ट लेयर है, ये क्या सिक्रीट करता है बेटा, secretes a group of corticoids, ठीक है बेटा, secretes a group of corticoids that आर कॉल्ड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, है ना, क्योंकि इनका रोल क्या है बेटा, इनका रोल है ऑन द सेक्सुअल मैच्योरिटी या फिर इन द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ कॉर्टिकॉइड्स दैट प्ले रोल इन सेक्सुअल मैच्योरिटी और कैरेक्टर्स, है ना, हेंस कॉल्ड, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हेंस कॉल्ड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, इसका नाम क्या है बेटा, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, याद रख लीजिएगा।
बात समझ में आ रही है? जब हम बात करते हैं बेटा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की, तो ये दो तरह के होते हैं। ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं, ये दो तरह के हैं बेटा। अच्छा, ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड है ये स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं, इन अ स्मॉल अमाउंट। ये ज्यादा अमाउंट में रिलीज नहीं होते, स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं बेटा, है ना। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं मेल सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जिनको हम बोलते हैं बेटा एंड्रोजेंस, लाइक DHEA, है ना। मैं लिख देता हूं बेटा, एग्जाम्पल DHEA, जिसको हम बोलते हैं डाई हाइड्रो ईपी एंड्रोस्टेरॉन, ठीक है बेटा, डाई हाइड्रो ईपी एंड्रोस्टेरॉन। या फिर दूसरे को हम बोलते हैं बेटा फीमेल सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जिनको हम बोल देते हैं ईस्ट्रोजेंस। समझ में आ रहा है? जैसे एस्ट्राडियोल, कॉमन एग्जांपल इज एस्ट्राडियोल। समझ गया बेटा? यस। तो ये होता है बेटा। अब ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं, ऑब्वियसली दे प्ले देयर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एट एडोलेसेंस पीरियड या फिर एट प्यूबर्टी, है ना। एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूं बेटा, याद रख लीजिएगा, जो भी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं इनका रोल क्या है? प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ secondary sexual characters such as facial hairs, pubic hairs, या फिर हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सिलरी हेयर्स, एट प्यूबर्टी। बेटा बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने यहाँ पे बात की है, एनसीईआरटी ने यही सब कुछ लिखा है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सिलरी, या इसको हम बोलते हैं बेटा एक्सियल हेयर्स, है ना। एक्सियल हेयर्स लिख लो, एनसीईआरटी इसको लिखती है एक्सियल हेयर्स, है ना। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, फेशियल हेयर्स ऑब्वियसली बियर्ड्स वगैरह की हम लोग बात करते हैं। प्यूबिक हेयर्स ग्रोइन एरिया में होते हैं, और एक्सियल हेयर्स कहाँ होते हैं बेटा? आर्मपिट में, इसको बोलते हैं एक्सियल हेयर्स। बात समझ में आ रही है? तो ये प्यूबर्टी के टाइम पे आते आते हमारे आर्मपिट में हेयर्स ग्रो होने लगते हैं, या फिर ग्रोइन एरिया में, नीचे वाले एरिया में जो बाल ग्रो करने लगते हैं, या फिर हम लोग बात करते हैं फेशियल हेयर्स, है ना, थोड़े थोड़े दाढ़ी वाड़ी जैसे ग्रो होने लगते हैं, है ना, थोड़ी लंबे लंबे बाल हो जाते हैं, सॉफ्ट बाल हो जाते हैं। इवन लड़कियों में सॉफ्ट होते हैं और लड़कों में तो ऐसे दाढ़ी उगने लगती है ना। सो दैट इज ड्यू टू दिस सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। क्लियर हो गया? ओके चलिए, अब देखो बेटा, ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है इनका रोल सिर्फ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तक नहीं है, दे आल्सो प्ले रोल इन द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द गोनैड्स, ठीक है। और इसीलिए अगर देयर इज हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल, सॉरी एड्रिनल बोल रहा हूँ बेटा, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, तो इसकी वजह से कुछ डिजीज होती है, जैसे एड्रिनल विरिलिज्म, ठीक है। या फिर हम लोग बोलते हैं अगर ज्यादा हो जाए तो उससे लड़कों में जनरली होता है ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। तो देख लो क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हाइपोसिक्रीशन ऑफ adrenal सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है बेटा, स्पेशली एंड्रोजेंस, है ना। मैं लिख देता हूं मेनली एंड्रोजेंस। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा?
इसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं अड्रीनल विरिलिज्म। इट लीड्स टू अड्रीनल विरिलिज्म। अड्रीनल विरिलिज्म में हो क्या रहा है बेटा समझिएगा। अड्रीनल विरिलिज्म में जो मेल है उसमें एंड्रोजन कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी वजह से टेस्टिकल्स के साइज छोटे रह जाते हैं, ठीक है। या फिर इस मेल में मेल लाइक जो फीचर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, ठीक से डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जनरली मेल्स में होता है ना, मोस्टली अफेक्ट्स मेल। और इसमें होता क्या बेटा, बेटा लेस फेशियल हेयर्स, फेशियल एंड बॉडी हेयर्स, ठीक है। जो आवाज है वो पतली रह जाती है, हाई पिच वॉइस, बात समझ में आ रहा है। कई बार इन मेनी केसेस टेस्टिकल्स का साइज ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है ना। इन मेनी केसेस reduced testis and penis size, ठीक है बेटा। तो ये सब एड्रिनल विरिलिज्म का केस होता है बेटा, ठीक है। ऑब्वियसली इस केस में स्टेरिलिटी इज अ पॉसिबिलिटी, बात समझ में आ रही है। सो दिस इज एड्रिनल विरिलिज्म। ओके चलिए, अगर ये फीमेल में हो तो क्या होगा, फीमेल में मेल लाइक कैरेक्टर्स आने लगेंगे यार, समझ रहे हो। फीमेल में दाढ़ी मूंछ ग्रो हो रही है, फीमेल लाइक मेल लाइक बॉडी हो रही है ना। तो समझ लीजिए इन फीमेल्स अगर फीमेल्स में हो रही है तो वहां पर क्या होगा बेटा, मेल लाइक बॉडी, ठीक है। फेशियल हेयर्स ग्रो कर रहे हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ, तो ये सब दिखना लगता है। अब समझो, तो एक चीज हमने देख ली, हाइपर सिक्रीशन ऑफ हाइपो सिक्रीशन ऑफ अड्रिनल सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, मेनली एंड्रोजेंस। अगर बेटा हाइपर के जगह, हाइपो के जगह हाइपर सिक्रीशन हो जाए, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस, अड्रिनल एंड्रोजेंस, ठीक है बेटा। तो इससे होता क्या है, इससे होता है बेटा प्री मैच्योर प्यूबर्टी इन मेल्स, समझ में आ रहा है। चलिए, तो हमने बात कर ली बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीसरे लेयर की भी और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। सो दिस इज अबाउट योर एड्रिनल कॉर्टेक्स। चलो एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात कर लिए हैं, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं एड्रिनल मेडुला, है ना। तो हमारा कॉर्टेक्स पूरा खत्म हो गया है बेटा, अब हम लोग बात करेंगे एड्रिनल मेडुला, है ना। देख लेता हूं जरा बेटा क्या नोटेशन हमने यूज किया था, फटाफट देख लेते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं एड्रिनल मेडुला। आइए, एड्रिनल मेडुला, देखो बेटा एड्रिनल मेडुला ऑब्वियस सी बात है, ये एक्टोडर्म ओरिजिन है इसका। बेसिकली में एक तरह का ये मॉडिफाइड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, नर्वस टिश्यू के सेल्स हैं, अंडर डायरेक्ट सिंपैथेटिक नर्वस कंट्रोल होते हैं, ठीक है। एक्चुअली में बेटा याद रखना कि दी प्री गैंग्लियोनिक nerves of sympathetic nervous system directly innervates, मतलब डायरेक्टली जो हमारे प्री गैंग्लियोनिक नर्व है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, वो आकर के अंदर गए रहते हैं किसके, एड्रिनल मेडुला के, है ना।
तो adrenal medulla is innervated directly by the preganglionic nerves of sympathetic nervous system. The adrenal medulla, ठीक है, इसीलिए ये डायरेक्टली न्यूरल कंट्रोल के अंदर आता है, इस पे पिट्यूटरी का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। और जैसे ही हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिग्नल देता है तो मेरा एड्रिनल मेडुला तुरंत हार्मोन सिक्रीट करता है, अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, मतलब 2 हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम कंबाइंडली बोलते हैं कैटेकोलामाइंस, ठीक है। आइए तो बेटा समझ लो, अपॉन, बेटा लिख देता हूं मैं, अपॉन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ये ऐसे नहीं करता बेटा, sympathetic stimulation, it secretes catecholamines. क्या secrete कर रहा है बेटा? Catecholamines. Catecholamines. कैटेकोलामाइंस का मतलब क्या बेटा? हम बात कर रहे हैं 2 हार्मोन्स की, 2 हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं बेटा एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, दोनों को मिला करके हम बोलते हैं कैटेकोलामाइंस, ठीक है। कैटेकोलामाइंस याद रख लीजिएगा बेटा। एड्रेनालिन को हम और क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, और हम नॉर एड्रेनालिन को बोलते हैं नॉर इपिनेफ्रिन। तो ये अलग अलग नहीं है बेटा, इसी का सिनोनिम्स है। बात समझ में आ रही है? और इसी को कंबाइंडली हम क्या बोल देते हैं? कैटेकोलामाइंस। गॉट इट? अब ये कैटेकोलामाइंस करते क्या है बेटा? दे आर मोस्टली रिलीज्ड ड्यूरिंग स्ट्रेस, है ना। मतलब जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, मतलब ऐसा सिचुएशन है जिस समय जान बचानी ही पड़ रही है, ठीक है, तो उस समय ये रिलीज होते हैं। एंड दे ऑलवेज एक्सर्ट्स फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है ना। तो याद रख लीजिएगा बेटा, कैटेकोलामाइंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कैटेकोलामाइंस, है ना, याद रख लीजिएगा, रिलीज्ड ड्यूरिंग स्ट्रेस, ड्यूरिंग स्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशन स्लैश इमरजेंसी सिचुएशन, जिसको हम बोल देते हैं लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। ठीक है, करता क्या बेटा ये? तो जो भी कैटेकोलामाइंस हैं बेटा, दे इनिशिएट फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म, इनिशिएट्स हम लोग बोल देते हैं फाइट, फ्राइट, हाँ इसको हटा देते हैं, फाइट, फ्राइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, है ना। या तो लड़ लो, डर जाओ और वहां से भग जाओ, है ना। फाइट, फ्राइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बेटा 3F रेस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? 3F रेस्पॉन्स, 3F रेस्पॉन्स। देयरफॉर बेटा याद रख लीजिएगा कि एड्रिनल मेडुला को हम बोलते हैं 3F ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? 3F ग्लैंड। याद रखिएगा इस चीज को, एड्रिनल मेडुला को हमने क्या बोला है बेटा? 3F ग्लैंड। क्यों बोला है? क्योंकि इसके जो सिक्रीशन है, इसका जो हार्मोन है, वो फाइट, फ्राइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को इनिशिएट करता है। समझ गया? यस। अब होता क्या क्या है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जल्दी में। देखिए, जो भी एड्रेनालिन है और नॉर एड्रेनालिन है, दोनों का फंक्शन एक ही जैसा है भाई, ठीक है। दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन नहीं है, समझ रहे हो? दोनों भाई भाई हैं,
बस थोड़ा बहुत इनमें केमिकल नेचर में अंतर है, इसीलिए 2 अलग-अलग हार्मोन्स हैं और इनका नाम अलग-अलग है, ठीक है? लेकिन दोनों का इफ़ेक्ट सिमिलर होता है, ये बच्चों को बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है, बेटा याद रख लीजिएगा, मैं स्टार करके लिख देता हूँ। बोथ adrenaline and noradrenaline, they have similar effect. कैसा बेटा? सिमिलर इफेक्ट होता है, अलग-अलग नहीं होता, सिमिलर इफेक्ट होता है दोनों का। क्या इफेक्ट होता है बेटा? तो बेटा देखो, इसका वही इफेक्ट होता है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जैसा होता है। तो बोथ एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन हैव सिमिलर इफेक्ट, है ना? इट्स इफेक्ट is similar to the effect of sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट होता है वही इफेक्ट आपका कैटेकोलामाइंस का भी होता है, यानी कि एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन का भी होता है। समझ में आ रहा है बेटा? यस। ठीक है, मैं लिख दूं, दैट इज नंबर 1 कंस्ट्रिक्शन ऑफ सॉरी dilation of pupil, dilation of pupil. Number 2 increased heart rate, HR का मतलब क्या बेटा? हार्ट रेट, एंड increased BP ब्लड प्रेशर। बात समझ में आ रही है? increased BR ब्रीदिंग रेट, ठीक है बेटा? increased blood flow to skin, muscles and vital organs, ठीक है बेटा? लेकिन याद रख लीजिएगा बेटा, डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू GI ट्रैक्ट, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को घट जाता है ना? और अगर ब्लड फ्लो GI ट्रैक्ट को रिड्यूस हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा? रिड्यूस्ड पेरिस्टालसिस। इसकी वजह से क्या होगा? रिड्यूस्ड गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड एक्टिविटी। बात समझ में आ रहा है बेटा? रिड्यूस्ड पैनक्रिएटिक जूस प्रोडक्शन, सारा जो भी गैस्ट्रिक एक्टिविटी है सब घट जाती है, ठीक है? इसकी वजह से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? इम्पेयर्ड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बात समझ में आ रही है? अलर्टनेस को बढ़ा देगा, इंक्रीज alertness, increased body temperature, तो ये सब बढ़ता है बेटा। बात समझ में आ रही है? ये सब इफेक्ट है किसका? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का। और सिमिलर इफेक्ट किसका होता है? कैटेकोलामाइंस का। नॉट ओनली दिस, जब ये आता है बेटा तो और भी कुछ चीजें होती है, मैं यहां लिख देता हूं। 8th इंक्रीज्ड स्वेटिंग, है ना? स्वेटिंग बढ़ जाती है, चेहरा लाल वाल पड़ने लगता है ना? हम लोग बोलते हैं रेजिंग ऑफ बॉडी हेयर्स, है ना? पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन, दैट इज रेजिंग ऑफ बॉडी हेयर्स, है ना? देखना, जब हम डर वर जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रेजिंग ऑफ बॉडी हेयर्स, इसी को हम बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। हम क्या बोल रहे हैं बेटा इसको? रोंगटे खड़े होना। बात समझ में आ रही है? रोंगटे खड़े होना, इसी को हम बोलते हैं पाइलो इरेक्शन या रेजिंग ऑफ बॉडी हेयर्स। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये सारी चीजें होती है बेटा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। क्लियर हो गया है?
अच्छा, ये सब कब होता है? इमरजेंसी के टाइम पे। इसीलिए बेटा याद रखना, जो भी हमारे कैटेकोलामाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा? इमरजेंसी हार्मोन। वी कॉल देम इमरजेंसी हार्मोन, याद रखिए। तो ये इमरजेंसी हार्मोन है, इमरजेंसी में रिलीज होते हैं और क्या क्या करवाते हैं आपके सामने है। और क्या करवाता है बेटा? और भी चीजें करवाता है, जैसे मिक्चुरेशन को इनहिबिट कर देगा, है ना, समझ रहे हो, और डेफिकेशन को इनहिबिट कर देगा, अर्ज ऑफ मिक्चुरेशन, अर्ज ऑफ डेफिकेशन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। इट प्रमोट्स इजैकुलेशन बट इट इनहिबिट्स पिनाइल इरेक्शन। तो ये सारा काम बेटा होता है ड्यूरिंग स्ट्रेस या इमरजेंसी, और ये सब करवाता है बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द कैटेकोलामाइंस टुगेदर, ठीक है। एक चीज और करता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी ने लिखा बेटा, इसीलिए लिख देता हूं मैं। तो मैं यहाँ पे एक 10th लिख देता हूँ, इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। इससे होगा क्या बेटा? दिस विल लीड टू इंक्रीज्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? जिससे अल्टीमेटली हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है बेटा? इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। समझ गया? तो ये सारा इफेक्ट होता है हमारा कैटेकोलामाइंस की वजह से। समझ गया बेटा? तो अड्रीनल ग्लैंड, इसके हार्मोन्स, इसके इफेक्ट्स, इनके डिसऑर्डर्स सब हमने पढ़ लिया बेटा। इनके डिसऑर्डर्स हमें नहीं पढ़ने होते, इनके डिसऑर्डर्स की बात हम नहीं करते। सो दिस इज ऑल अबाउट अड्रीनल ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन्स। क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब कुछ और बात करते हैं बेटा। यानी कि ओवरऑल अगर आप अड्रीनल ग्लैंड को देखोगे, तो अड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट हो गए, क्विक समरी दे रहा हूं बेटा। दो पार्ट हो गए, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स के तीन पार्ट हो गए, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा एंड रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो सॉल्ट बैलेंस कर रहा है, ठीक है। फेसिकुलाटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कार्बोहाइड्रेट बैलेंस देख रहा है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। तीसरा रेटिकुलरिस जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है, जो सेक्सुअल ग्रोथ वगैरह को देख रहा है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देख रहा है। और अंदर में है मेडुला, जो कि स्ट्रेस सिचुएशन में इमरजेंसी हार्मोन है, रिलीज होता है। समझ में आ रहा है? यानी कि ओवरऑल जो अड्रीनल ग्लैंड है, ये 4 एस को कंट्रोल कर रहा है बेटा, समझिएगा। इधर देखिए, यानी कि बेटा समझिएगा, जो अड्रीनल ग्लैंड है, इसको हमने बोला है बेटा 4S ग्लैंड। क्या बोला है बेटा? 4S ग्लैंड। क्यों बोला है? तो देख लो, जो पहला एस है दैट इज फॉर सॉल्ट। कौन कर रहा है बेटा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है। दूसरा एस स्टैंड्स फॉर शुगर। कौन कर रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। थर्ड एस इज फॉर सेक्स, भाई सेक्स कॉर्टिकॉइड्स यार। एंड फोर्थ एस इज फॉर स्ट्रेस। कौन कर रहा है? कैटेकोलामाइंस। बात समझ में आ रही है? तो अड्रीनल ग्लैंड को आपने क्या बोला है? 4S ग्लैंड। अड्रीनल मेडुला को क्या बोला आपने? 3F ग्लैंड। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर अड्रीनल ग्लैंड, है ना। आई होप आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। एक छोटी सी और चीज है, आपको मैं बता देता हूँ, रुक जाओ। ये हम लोग थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं बेटा, रेगुलेशन ऑफ कॉर्टिसोल, है ना। एक छोटा सा और टॉपिक है, वो देख लो। रेगुलेशन ऑफ कॉर्टिसोल। देखिएगा बेटा कि कॉर्टिसोल का रिलीज जो है वो कैसे रेगुलेट होता है, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक वगैरह चलता है, कैसे काम करता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बेटा, हमारे पास रियल मास्टर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम है, दैट इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे है एक दूसरा मास्टर, जिसको हम बोलते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी में भी यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है,
एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। और इसके नीचे हम बात कर रहे हैं बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्योंकि एड्रिनल मेडुला जो है वो पिट्यूटरी के अंदर काम नहीं करता, है ना, कॉर्टेक्स से सिर्फ काम करता है, तो हम कॉर्टेक्स की बात करेंगे। अब देखो बेटा होता क्या है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है सीआरएच। क्या है बेटा? सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। जब सीआरएच आता है ना, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है एसीटीएच, है ना, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स को बेटा स्टिमुलेट करता है, तो यहां से रिलीज होता है कॉर्टिसोल। क्या रिलीज हो रहा है बेटा? कॉर्टिसोल। बात समझ में आ रही है? मैं यहां पे लिख देता हूं, सीआरएच का फुल फॉर्म क्या बेटा? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बात समझ में आ रही है? एसीटीएच आपको मैंने पढ़ाई रखा है पिट्यूटरी में, तो आपको मालूम है कि एसीटीएच क्या होता है। अब देखो बेटा, अगर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगे, है ना, समझिएगा, इफ, या मैं बोल दूं हाई प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल, प्लाज्मा मतलब ब्लड की बात हो रही है बेटा, अगर हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड प्लाज्मा में कॉर्टिसोल का लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाए, हाई हो जाए, हायर देन द नॉर्मल, तो ये बेटा आकर के एक इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है ऑन दी हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस को ये इनहिबिट कर देगा, तो हाइपोथैलेमस सीआरएच के प्रोडक्शन को क्या करेगा बेटा? रोक देगा, ठीक है, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी कम स्टिमुलेट होगा। नॉट ओनली दिस, ये जो हाई लेवल है ये आकर के बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी को भी इनहिबिट करता है, बात समझ में आ रहा है, जिससे कि एसीटीएच का भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा एंड ओवरऑल एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाएगा। यानी कि कॉर्टिसोल का लेवल हमारे बॉडी में मेंटेन होता है थ्रू नेगेटिव फीडबैक। ये क्या है बेटा? दिस इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बात समझ में आ रही है बेटा? ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है विच रेगुलेट्स द कॉर्टिसोल लेवल इन आवर बॉडी, या कॉर्टिसोल लेवल को नॉर्मल से अधिक नहीं होने देता है, ठीक है। ओके, अगर मान लो कि कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाए, या एक सर्टेन कंडीशन है जहां पे हमें कॉर्टिसोल ज्यादा चाहिए, तो कौन इसको स्टिमुलेट करता है? देखिए बेटा, तो यहां पर स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास होता है स्ट्रेस। अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो ये जाकर के हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव रेगुलेशन करता है और ये सीआरएच का प्रोडक्शन बढ़वा देगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा। या फिर बेटा हम लोग बोलते हैं सर्काइडियन रिदम, जो 24 आवर रिदम साइकिल है, ये भी आकर के हमारे कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाता है। तो सर्काडियन रिदम एंड स्ट्रेस बोथ इंक्रीजेस योर कॉर्टिसोल प्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज अबाउट योर कॉर्टिसोल का रेगुलेशन। चमका? यस। चलिए बेटा, सो ये सब चीज आपने देख लिया, तो फटाफट देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चन टाइम। फटाफट देखो बेटा, Which of the following statement is incorrect with respect to adrenal medulla? अब तो फटाफट हो जाना चाहिए सारे के सारे सवाल, एकदम बिल्कुल 2 मिनट में खत्म कर देंगे। इनकरेक्ट पूछा है भाई, और वो भी एड्रिनल मेडुला के बारे में। The adrenal medulla secretes two hormones called adrenaline and noradrenaline। सही बात है, बिल्कुल सही बात है यार, और इनको कंबाइंडली हमने क्या बोला? कैटेकोलामाइंस। एल्डोस्टेरोन हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। क्या बात कर रहे हो यार, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है भाई, ये इनकरेक्ट है। कैटेकोलामाइंस इंक्रीजेस अलर्टनेस, प्यूपिलियरी डायलेशन एटसेट्रा। यस, बिल्कुल सही बात है, हमने बोला था डायलेशन ऑफ प्यूपिल। कैटेकोलामाइंस स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। हाँ जी बेटा, ये पॉइंट तो मैंने नहीं लिखवाया लेकिन ये होता है, ठीक है बेटा, याद रख लीजिएगा। जो कैटेकोलामाइंस होते हैं ये मैं लिख देता हूँ यार, है ना, छूट गया था मुझसे, तो बेटा ये करते क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ 11th रह जाती है बेटा चीजें, है ना, मैं लिख देता हूँ 11th पॉइंट, स्टिमुलेट्स
लिपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस, है ना। और क्या करता है बेटा, या इसी में लिख देता हूँ हाई ब्लड शुगर लेवल, तो ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है बेटा, है ना, इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, ये सब होता है बेटा, है ना, लिख लेना आप लोग। चलिए, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, तो ये भी होता है, सो दिस इज करेक्ट। तो इनकरेक्ट तो एक ही है, आंसर बी लगा देंगे यार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। असर्शन रीजन है आवर बॉडी सिक्रेट्स एड्रेनालिन इन इंटेंस कोल्ड। रियली? अच्छा, एड्रेनालिन रेजेस मेटाबॉलिक रेट, सही है, हाँ यार होता तो है ना। तो ये होता क्या बेटा, एड्रेनालिन जो है वो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, सही बात है, और इंटेंस कोल्ड में हमारी बॉडी जो है वो एड्रेनालिन रिलीज करती है, ठीक है। तो दिस इज बोथ आर करेक्ट एंड इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर बी लगाएंगे बेटा। ओके, क्योंकि इंटेंस कोल्ड क्या है हमारे लिए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, मरना से पहले अपने आप को बचाने के लिए बॉडी कुछ तो करेगी। चलो, feeling the tremors of an earthquake, a scared resident of a multi-storied building starts climbing down the stairs rapidly. ठीक है भाई, करेगा। Which of the following hormones initiated this action? कौन करेगा बेटा, गैस्ट्रिन? नहीं बेटा, गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ाता है यार। थायरोक्सिन? नहीं, कौन करेगा बेटा, एड्रेनालिन, क्योंकि ये उसके लिए इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वहां पे इमरजेंसी हार्मोन आएंगे, कौन आएंगे, एड्रेनालिन, ठीक है, तो आंसर लगाएंगे सी। अच्छा, इसमें आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मेनी हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स, यस बिल्कुल सही बात है यार, हाँ जी। कॉर्टिकॉइड्स इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्ले रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल, प्यूबिक एंड फेशियल हेयर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, नहीं यार, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स करते हैं, गलत बात। Aldosterone is the main mineralocorticoid which helps in maintenance of electrolytes, body fluid volume etc. Yes, सही बात है। तो 1 2 का 4 1 2 का 4 1 2 का 4 है क्या, 1 2 का 4 है ना, सिर्फ थर्ड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इंजरी टू adrenal cortex is not likely to affect the secretion of which one of the following? चलो भाई, एड्रिनल कॉर्टेक्स को अगर इंजरी हो गई तो क्या अफेक्ट नहीं होगा, भाई एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन तो अफेक्ट होगा, है ना। बोथ एंड्रोस्टिनडियोन एंड डाइहाइड्रो ईपी एंड्रोस्टेरोन, मतलब ये क्या है बेटा, DHEA है बेटा, है ना। और एंड्रोस्टिडियोन जो होता है ये भी एक तरह के एंड्रोजन्स है, ये सब क्या है बेटा, एंड्रोजन, तो ये भी होगा। सेक्स कॉर्टिकॉइड कहां से आते हैं बेटा, फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स जोना रेटिकुलरिस, तो ये भी अफेक्ट होगा। कॉर्टिसोल भी होगा, एड्रिनलिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ कॉर्टेक्स को डैमेज किया है, मेडुला को नहीं किया है इंजरी, तो आंसर विल बी एड्रिनलिन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगेन असर्शन रीजन है, एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यस, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, यस बेटा बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी के लाइन, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। एल्डोस्टेरोन एक्ट्स मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड ग्लूकोज एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड वाटर। यार एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम तो करवाता ही है ना, वाटर का तो बेटा एक्सक्रीशन नहीं करवाता ये, है ना, किसका कराता है, फॉस्फेट आयंस का, ये एनसीईआरटी की बेटा लाइन है ना बेटा। तो देखो एनसीईआरटी भी बोलती है कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो ये चीज तो गलत है ना यार, तो रीजन हो गया फॉल्स और असर्शन हो गया सही, तो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ऑप्शन ए लगाएंगे, ठीक है। यस, चलिए बेटा। इन ह्यूमंस कॉर्टिसोल सप्रेसेस इम्यून रिस्पांस, यस करेक्ट, पढ़ा है हमने।
कॉर्टिसोल हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, यस ये भी बात सही है, लेकिन क्या इन दोनों का आपस में कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है यार, ये इम्यून सप्रेशन की बात हो रही है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की बात हो रही है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन बी लगाओ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर से स्टेटमेंट आ गया है और आपको क्या बताना है बेटा, विच प्लेज अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल, प्यूबिक एंड फेशियल हेयर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अच्छा ये तो उसी में का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट बताना है, चलो फटाफट देख लेते हैं। एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हाँ भाई सही है, पढ़ लिया था हमने, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, यस। एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, अरे कुछ भी यार, ये कॉर्टिसोल की बात है ना, ये गलत हो गया। Small amounts of androgenic steroids are also secreted by adrenal cortex which play a role, yes this is correct। तो ABD सही है, इनकरेक्ट तो एक ही है, C only, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बेटा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। Aldosterone acts mainly at the renal tubule and stimulates the reabsorption of potassium, no sodium गलत है, एंड वाटर सही है, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम गलत है, फॉस्फेट सही है, समझ रहे हो, इधर उधर एक्सचेंज करके बना दिया है एनसीईआरटी के लाइन से। स्टेटमेंट 2, ग्लूकागॉन रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, thus ग्लूकागॉन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक, नहीं भाई हाइपरग्लाइसेमिक, ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बहुत नाइंसाफी है। स्टेटमेंट अरे कहाँ गया, बोथ आर इनकरेक्ट। ओके चलिए बेटा आई थिंक फाइनल क्वेश्चन बात करें हम लोग, है ना। कॉर्टिसोल इज सिक्रीटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, यस दिस इज करेक्ट। In addition to its function in stress response, it also functions in negative feedback by inhibiting hypothalamus so that corticotropin releasing hormone CRH is secretion is reduced, yes सही बात है। Inhibiting the anterior pituitary's ability to respond to CRH by reducing pituitary's sensitivity to CRH, yes यानी कि आंसर है सी, तो आंसर सी लगाइए बेटा, बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आपने जो पढ़ा था ना कि जब कॉर्टिसोल का लेवल हाई हो जाता है तो ये हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट कर रहा है और एंटीरियर पिट्यूटरी को भी इनहिबिट कर रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे इनहिबिट करता है बेटा, इट इनहिबिट्स बाय रिड्यूसिंग द सेंसिटिविटी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स टू सीआरएच, inhibits anterior pituitary's ability to respond to CRH, मतलब CRH की जो सेंसिटिविटी होती है ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी वो रिड्यूस हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है, यस बेटा। तो इस क्वेश्चन का बस यही मतलब था, आंसर सी लगाएंगे। और इस सेशन के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में with another gland and its hormones. Thank you very much, टाटा बाय बाय, और जम के पढ़ाई करो यार, है ना, इस बार नीट में आप लोगों को फोड़ना है। थैंक यू वेरी मच।